आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक बच्चों, आपका हमारा लॉ का पोर्शन स्टार्ट किया था हमने पिछली क्लास में, और जो हमारा पहला एक्ट हमने स्टार्ट करा था वो कौन सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पिछली क्लास में सोगा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। बच्चों पिछली क्लास सोगा में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो हमने सोगा के बारे में कुछ बेसिक हिस्ट्री के बारे में चीज़ें पढ़ी थी कि सोगा कब आया, कैसे आया, उसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई, एक्ट कैसे बनाया जाता है, और हमने सोगा से जुड़ी हुई डेफिनेशंस पढ़ ली थी। उनमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी किस किस चीज़ की बच्चों। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी वो किस चीज़ की थी, अपना बायर की, सेलर की, मर्केंटाइल एजेंट की बच्चों, और अपने गुड्स की। ठीक है बच्चों, गुड्स की मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी थी। गुड्स क्या होती है बच्चों, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं बच्चों, आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को हम टोटल 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे। कितने पार्ट्स बताया मैंने, 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो है वहां मैं आपको सोगा के बारे में बताऊंगा, एवरीथिंग अबाउट सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या, डेफिनेशंस, डिफरेंस, एवरीथिंग। सेकंड पार्ट एक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का पार्ट है, वो पार्ट ही अलग है, सेपरेट पार्ट में पढ़ाऊंगा। और थर्ड पार्ट होगा अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स का। तो 3 पार्ट्स में मैं आपको क्या करवाऊंगा, पूरा का पूरा सोगा कराऊंगा। तो ये कौन सा चल रहा है बच्चों हमारा, ये चल रहा है सोगा का पार्ट 1। ठीक है ना, पार्ट 1 कह लो, चैप्टर 1 कह लो। ठीक है ना, पार्ट 1 में अभी कम से कम 2 सेशंस और लगेंगे, आज का और इसके बाद भी 2 सेशंस लगेंगे, क्योंकि पहला ही पार्ट बच्चों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा आज से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आज से मतलब पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, आज इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 में आज का जो टॉपिक है वो पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं बच्चों। पिछली क्लास में आपको स्टार्ट करवाया था गुड्स, क्या करवाया था स्टार्ट, गुड्स। अभी आज गुड्स के बारे में ही थोड़ा और पढ़ना है बच्चों। पिछली बार आपको गुड्स की एक बेसिक डेफिनेशन सिखा दी थी, गुड्स की एक बेसिक डेफिनेशन सिखा दी थी कि गुड्स क्या होती हैं। गुड्स मीन्स every type of movable property। बच्चों आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में सिर्फ टाइप्स ऑफ गुड्स की ही डेफिनेशन आ सकती है, और इसके ऊपर चैप्टर नंबर 2 में सेपरेट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इन डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से समझना, आपको इस स्टोरी से ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, चलो सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ गुड्स 3 तरह के हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स कितने तरह के हैं, 3 तरह के हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स हमारे कितने तरह के, 3। पहले एग्जिस्टिंग गुड्स, पहले हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। पहले कौन से बच्चों, हमारे एग्जिस्टिंग गुड्स। दूसरे, अच्छा बच्चों पहले और दूसरे में बहुत सारा गैप छोड़ देना, क्योंकि पहले के फर्दर क्लासिफिकेशन भी अभी बहुत सारे हैं। यहां पे सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन एंड दे आर ओवर। अगले हैं, अच्छा चार्ट को अगर आप हॉरिजॉन्टली बनाओगे इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि ये अभी आगे बहुत लंबा चार्ट चलेगा, तो अपना चार्ट हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करना है। फ्यूचर गुड्स, अगले हैं फ्यूचर गुड्स, और अगले हैं कंटिंजेंट गुड्स, अगले हैं कॉन्टिंजेंट गुड्स। तो 3 टाइप के हमारे गुड्स हैं, कौन कौन से, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर एंड कॉन्टिंजेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, 3 टाइप के गुड्स होता है।
तीनों टाइप के गुड्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं, पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझना। एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है बच्चों, समझो। ऐसे गुड्स जो सेलर के पास अवेलेबल हैं एट द टाइम ऑफ सेल। जैसे कि मैं शॉपिंग मॉल, बिग बाजार में शॉपिंग करने गया, बिग बाजार से मैंने 10 एक आइटम्स खरीदी, 10 एक आइटम्स अपनी ट्रॉली में डाल ली और जाके कैशियर के पास खड़ा हो गया। तो वो जो 10 आइटम्स मैंने सिलेक्ट करी हैं वो कैसी गुड्स हैं? दीज आर एग्जिस्टिंग गुड्स, क्योंकि वो सेलर के पास अवेलेबल है जब वो सेल कर रहा है। समझ गए? फ्यूचर गुड्स, ये वो गुड्स हैं बच्चों जो सेलर के पास अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ सेल। यानी कि समझना, फ्यूचर गुड्स अवेलेबल नहीं है। ध्यान से देखना, मैं गया Hyundai कार के शोरूम में, Hyundai हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू कार दैट इज वेन्यू। मैंने कहा सर एक वेन्यू व्हाइट कलर की चाहिए। उसने कहा जी वेन्यू है नहीं, 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी। तो आप मेरे से 6 मंथ्स बाद की बुकिंग करा लो, आपको 6 महीने बाद इस डेट पे कार मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो अभी नहीं है सेलर के पास, फ्यूचर में आएंगी, which are not with the seller presently। कंटिंजेंट गुड्स, बच्चों कंटिंजेंट वर्ड का मतलब आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। कंटिंजेंट वर्ड का मतलब होता है डिपेंडेंट। क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट। कंटिंजेंट गुड्स सेम है फ्यूचर गुड्स की तरह, ये भी आज सेलर के पास है नहीं, बट इनके साथ एक कंडीशन ये जुड़ी है कि इनका एक्विजिशन या इनकी सेल किसी कंडीशन पर डिपेंडेंट है। कंटिंजेंट भी फ्यूचर गुड्स ही है, बट इनके साथ एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? देयर सेल और एक्विजिशन इज डिपेंडेंट अपॉन सम अनसर्टेन इवेंट। ध्यान से समझना। फार्मर ने आजादपुर मंडी, दिल्ली में एक मंडी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड आजादपुर मंडी। अगर आप दिल्ली या एनसीआर से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा। अब आजादपुर मंडी के डीलर ने फोन मिलाया फार्मर को कि भैया आने वाले सीजन की सारी फसल तुम मुझे देना, मेरी दुकान अब बड़ी हो रही है, सेल बिक्री बड़ी हो रही है, सारी फसल मुझे देना। फार्मर ने कहा भाई साहब अगर मेरी फसल हुई अच्छी, मतलब आपको देने लायक, या फिर फसल हुई तो सारी की सारी आपको दूंगा, बट अगर फसल हुई ही नहीं तो नहीं दूंगा। सर ऐसा भी हो सकता है कि फसल ना, हाँ बारिश, सूखा पड़ जाता है, आपने देखा होगा फार्मर्स वगैरह सुसाइड कर लेते हैं, सूखा पड़ जाता है, हुई नहीं, बाढ़ आ गई, एक्सेस आ गई रेन, नहीं हुई फसल, सर होगी तो दूंगा। यानी इन शॉर्ट बारिश की बिल्कुल ठीक ठाक आएगी, फसल होगी दूंगा, बारिश एक्सेस में आई, नहीं आई तो नहीं दूंगा। तो यहां ये गुड्स कंटिंजेंट गुड्स है, इनकी सेल डिपेंडेंट है कि फसल होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? समझ आया दोनों के बीच में? यहां कोई कंडीशन नहीं है, यहां कोई अनसर्टेन इवेंट पर कोई इवेंट बेस्ड है। आपने समझा होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन लिखनी स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन लिखवा दो। एग्जिस्टिंग की डेफिनेशन लिखना, these goods are with the seller, these goods are with the seller at the time of, these goods are with the seller at the time of contract of sale। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ तो ये गुड्स किसके पास प्रेजेंट थे? किसके पास प्रेजेंट थे? सेलर के पास प्रेजेंट थे, ठीक है ना। जब ये गुड्स सेलर के पास प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। मैंने आपको बताया शॉपिंग मॉल में कुछ गुड्स खरीदने जा रहे हो, ठीक है ना। क्या शॉपिंग मॉल में कभी भी फ्यूचर कंटिंजेंट गुड्स की सेल होते देखा है? कभी आप शॉपिंग मॉल में गए हो, उसको कह रहे हो ये ले भाई 100 रुपए रख, जब शैम्पू आ जाए तो मुझे दे दियो, कभी ऐसा होता है? नो। शॉपिंग मॉल के डिफरेंट रूल्स है कि जो प्रेजेंट है वो खरीद दो, जो नहीं है वो नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है? सर क्या पेपर में इतनी डेफिनेशन से काम चल जाएगा? यस,
पेपर में इतनी डेफिनेशन से काम चल जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पेपर में पूछता है डिफाइन द टाइप्स ऑफ गुड्स, आप सेम चार्ट नहीं बनाना, इन डेफिनेशंस को लिख दोगे, काम चल जाएगा। हाँ, अगर आप मॉड्यूल की लैंग्वेज बुकिश थोड़े से जार्गन वर्ड्स को यूज कर सकते हो तो वो तो सोने पर सुहागा है बच्चों। बट फिर भी इफ यू थिंक कि भैया मेरे से वो जार्गन वर्ड्स, डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं याद हो रही है, आप सिंपल डेफिनेशन बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या कहना चाह रहा है। गुड्स विद द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन वर्ड्स हैं यहाँ के, ठीक। ये कौन से गुड्स हैं? These goods are not with the seller at the time of contract. ये गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि these are yet to be manufactured। क्या पता इन्हें अभी मैन्युफैक्चर करना ही बाकी हो, जैसे कि मैंने आपको Hyundai का एग्जांपल बताया, अभी मैन्युफैक्चर ही नहीं कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चल रही है, या yet to be acquired। एक्वायर्ड का मतलब भैया मैन्युफैक्चर तो हो चुकी है बट कंपनी के पास अभी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वो गुड्स है जो अंडरलाइन कर रहा हूं, उसे जरूर याद रखना, नॉट विद द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड, येट टू बी एक्वायर्ड, ओके, ठीक है। लास्ट है कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मैंने आपको एक कंडीशन बताई, सेम एज फ्यूचर गुड्स बट डिपेंडेंट अपॉन एनी अनसर्टेन इवेंट। The acquisition of these goods is dependent upon any uncertain event। दैट इज एग्जाम्पल भी सुन लो, रेन, बारिश होने पर, बारिश होगी तो फसल बेचूंगा। यहां किसका एग्जाम्पल बताया मैंने आपको? वेन्यू कार का। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करवा दो। एक बार फिर आपको छोटी सारी चीजें एक बार चार्ट बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ गुड्स आता है पेपर में, एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, कोई कान पकड़ के नहीं, सॉरी घुमा के नहीं पकड़ेगा, सीधे पकड़ेगा। डिफाइन द टाइप्स ऑफ गुड्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन गुड्स एंड स्टेटेड टाइप, सीधा क्वेश्चन 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का। देयर आर 3, पहले गुड्स की डेफिनेशन जो पहले दिखाई थी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। टाइप्स ऑफ गुड्स में 3, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट, इनको डिफाइन कर दिया। अभी एग्जिस्टिंग के भी पार्ट्स करवाऊंगा, उनको डिफाइन कर दिया। बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो सोने पर सुहागा है, नहीं लिखोगे बट मेन पॉइंट्स पर फोकस करके लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर विल गिव यू फुल मार्क्स, बस प्रोवाइडेड दैट यू हैव प्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन जो है एग्जाम की, पेपर की रिप्रेजेंटेशन है, दैट शुड बी गुड एंड क्लीन, ठीक। 3 टाइप के गुड्स हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स जो आज सेलर के पास हैं, फ्यूचर गुड्स जो आज नहीं है फ्यूचर में आएंगे, कंटिंजेंट गुड्स जो आज नहीं है फ्यूचर में आएंगे बट कंडीशन है ये होगा, जैसे बारिश होगी तो फसल आएगी, बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं आएगी। अब एग्जिस्टिंग गुड्स भी बच्चों 3 तरह की हैं। ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा तो बिल्कुल ध्यान से नोट करना, मैं कोशिश करवाऊंगा कि सब कुछ इतने में ही खत्म कर दूं। अगेन ये गुड्स कितने तरह के हैं? ये गुड्स अगेन हैं कितने तरह के? 3 तरह के ये भी गुड्स हैं। समझना, एक एक गुड बताऊंगा और फिर उसकी डेफिनेशन लिखवाता रहूंगा, एक एक गुड बताऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, डेफिनेशन लिखवाता रहूंगा, समझना।
स्टोरी सुनना, तभी आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। जो स्टोरी आपको सुना रहा हूं उस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, किसी भी तरह की उसमें कंफ्यूजन मत लाना। जो स्टोरी सुनाई है बस उसको दिमाग में रखो कि हमेशा इन गुड्स की डिफरेंशिएशन कर पाओगे। एक मिस्टर शर्मा जी हैं। शर्मा जी का एक जनरल स्टोर है, राशन पानी की दुकान है, और शर्मा जी को एक दिन शॉपिंग करने जाना था मार्केट में। तो शर्मा जी मार्केट शॉपिंग करने जा रहे थे। शॉपिंग करने पहुंचे। शॉपिंग करने पहुंचे तो आपको क्या लगता है, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, होलसेल शॉपिंग करने गए, ऑब्वियसली एक शॉप है तो होलसेल शॉपिंग करने गए, तो बस किसी एक शॉप पे गए और सामान खरीद लाए? नो, ऐसा नहीं होता बच्चों। जगह जगह से हम सामान देखते हैं। मान लो वो शॉपिंग करने गए हैं बच्चों शुगर की, चीनी। अब शॉपिंग करने पहुंचे एक होलसेल मार्केट में, शॉप नंबर 1 पे गए, पूछा जी आपके पास शुगर है? उसने कहा जी है। शुगर की भी क्वालिटीज आती हैं, यस, सिंगल प्योरीफाइड, डबल प्योरीफाइड, बहुत टाइप की शुगर्स होती हैं। होती है बिल्कुल जो बच्ची कुच्ची होती है, जिसको पीली पीली चीनी आप देखते होगे, जो टी स्टॉल्स में नहीं देखते, उनकी चीनी बिल्कुल पीली होती है, दैट इज बिल्कुल बेकार शुगर। फिर एक होती है रिफाइंड, डबल रिफाइंड। तो उन्होंने एक शुगर का सैंपल लिया, दुकानदार से पूछा कितने रुपए की है? उन्होंने कहा जी इतने रुपए का कट्टा पड़ेगा। मान लो 1000 रुपए का 50 किलो कट्टा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1000 रुपए का 50 किलो का। उन्होंने कहा जी ठीक है, थोड़ा सा सैंपल लिए, पॉलीबैग में भर लिया। शॉप नंबर 2 पे गए, उनसे भी सैंपल लिया, पॉलीबैग में भर लिया और लिख दिया उसमें इतने रुपए की। शॉप नंबर 3 में गए, 4 में गए, 5 में गए, पांचों दुकान में ही ऐसे सैंपल कलेक्ट करके रेट लिख लिया। अब एक जगह शांति से देखा उन्होंने देखा पांचों जगह के क्वालिटी और रेट को कंपेयर करा जाए, जिसका क्वालिटी बेटर, सबसे बेटर और रेट सबसे कम, उस शॉप पे जाऊंगा। पांचों सैंपल्स को क्या करा उन्होंने? चेक करा। मान लेते हैं उन्होंने पांचों सैंपल्स को चेक करने के बाद लगा कि शॉप नंबर 2 सबसे बेटर क्वालिटी और सबसे कम प्राइस में सामान दे रहा है, तो मुझे शॉप नंबर 2 से खरीदना चाहिए। तो शॉप नंबर 2 पे पहुंचे। यहां तक की स्टोरी समझ आई? तो यहां तक की स्टोरी में ये था कि उन्होंने 5 दुकानों से अपने सैंपल को कलेक्ट करा। शॉप नंबर 2 से वो सामान खरीदने के इच्छुक हैं, सेल मतलब परचेज करने के इच्छुक हैं। अब केसेस बनाऊंगा इसमें, ठीक है ना? केस नंबर 1 सुनो। केस नंबर 1, शॉप नंबर 2 में पहुंचे। भाई साहब ये चीनी का रेट क्या था? ये था, अभी ले गया था ना? हाँ जी सैंपल। मुझे इस चीनी की 100 बोरियां चाहिए। कितनी? 100 बोरियां। देखो सैंपल देख लो, 100 बोरियां चाहिए। उन्होंने कहा जी मिल जाएंगी। बताओ कब चाहिए? सर अभी चाहिए। कैसे लेके जाओगे? अरे सर ये ट्रक देख रहे हो, मेरा है। छोटा मोटा समझ रहे हो क्या? ये ट्रक किसका है? मेरा है। आप फटाफट 100 बोरियां निकलवाओ, मैं चेक करूंगा उन्हें और फटाफट चढ़वाओ। पैसे लो, मैं निकलूं। क्या ये 100 बोरियां एग्जिस्टिंग गुड्स हैं? यस, क्योंकि ये सेलर के पास मौजूद है। पहले तो इतनी कहानी समझ लो, ये गुड्स सेलर के पास मौजूद है, चाहे उसके पास अभी दुकान पे अवेलेबल हो या पीछे गली में गोडाउन हो वहां अवेलेबल हो। अवेलेबल तो है, अवेलेबिलिटी मींस होना, चाहे यहां हो चाहे गोडाउन में हो। हाँ जी, पीछे गली में गोडाउन है भाई साहब, पीछे गली से जाके आपको 100 बोरियां ट्रक में भिजवा रहा हूं, वहीं चेक कर लेना। ठीक है जी। यानी कि आज ही गुड्स दिखाई, आज ही गुड्स पसंद करी और आज ही गुड्स को सेपरेट करवा के ले गए। बात समझ में आती है? समझना। पहले तो ये समझो, ऐसी गुड्स को कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स। ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ऐसी गुड्स को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक गुड्स। आज ही यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल, हर चीज लिखता रहता हूं, समझ तभी आएगी। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, या फिर कह लो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी कॉन्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हो। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आप कितनी बातें पूरी कर रहे हो? आपने आज ही गुड्स को आइडेंटिफाई करा, पसंद करा। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? जाना कि हाँ जी ये वाली चीनी चाहिए। भैया 20 सैंपल थे, 20 में से ये वाली चाहिए, आइडेंटिफाई करा।
आपने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम क्या क्या करा, अपने गुड्स को आइडेंटिफाई करा। अच्छा, दूसरी समझना, दूसरा पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, बार बार बच्चे इसी पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, समझना। ये बच्चों वो दुकानदार है, ये वो दुकानदार का ग्राउंड वो है गोडाउन, ये क्या है, गोडाउन। तो बच्चों आपको क्या लगता है कि उस गोडाउन में सिर्फ 100 ही कट्टे चीनी के होंगे और कुछ होगा ही नहीं, वहां पे खूब सारी शुगर होगी, मान लो शुगर के 1000 बैग्स हैं, कुछ राइस होगा, कुछ वो होगा, डिफरेंट वैरायटीज का सामान होगा। ऐसा तो है नहीं जो आपने मांगा सिर्फ उतना ही होगा, बहुत सारे में से कुछ होगा आपका सामान, ठीक है ना। तो आपको कितनी बोरी चाहिए, 100 है, कितनी 1000, तो मुझे अपनी 100 बोरी निकालनी भी तो पड़ेगी, बोलो यस और नो। आप कहोगे सर बेसिक थिंग क्यों बता रहे हो, अरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट है ये। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा, जब मैंने चीनी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करा, तो मैंने उस टाइम पे क्या क्या काम करे वो बताओ। मैंने उस टाइम पे अपने सामान को आइडेंटिफाई करा, ये वाली 100 बोरियां, मैंने उन 100 बोरियों को बहुत सारे सामान में से सेपरेट करा, इसे बोलते हैं सेपरेटेड फ्रॉम दी लॉट, सेपरेटेड फ्रॉम दी लॉट। जब 100 बोरियां मैंने सेपरेट कर ली, बाहर रख ली, अब मैंने एक एक को चेक करा, हाँ जी यही है, चलो चढ़ाते जाओ, यही है चढ़ाते जाओ, यानी एग्रीड करा, एग्री करा कि हाँ यही है जो मुझे चाहिए था, एग्रीड अपॉन। ऐसी गुड्स को बोलते हैं, यानी कि वो चीनी की बोलियों को बोला जाएगा। ये एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, और एग्जिस्टिंग के अंदर कैसी हैं, स्पेसिफिक। सर आप इतनी डिटेल में गुड्स की डेफिनेशन, बच्चों इन डेफिनेशन के ऊपर आगे चल के पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए इन गुड्स की डेफिनेशन इतनी डीपली बता रहा हूं, क्योंकि आगे चल के ये सिखाना है आपको कि इन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है। आगे चल को आपको ये सिखाना है कि इन गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए इसको इतना डीपली समझना जरूरी है, वरना तो इसी डेफिनेशन से काम चला लेते हैं। बट क्यों स्पेसिफिक है, क्यों ये है, पूरी एक कॉन्सेप्ट है आगे, फिर से समझना। एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरह की होंगी, पहले टाइप की कैसी होंगी, स्पेसिफिक गुड्स। कोई भी गुड्स स्पेसिफिक गुड्स तब जब वो 3 कंडीशन पूरी करें। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के होते समय ही गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट कर लिया जाए, एग्रीड अपॉन कर लिया जाए, मतलब पार्टीज उसे एग्री कर ले। अगर 3 बातें पूरी हैं तो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। समझ आ गई मेरी बात? अब फर्स्ट स्क्रीन समझो, अब ये समझा रहा हूं। अब वापस आ जाओ केसेस, मैंने आपको कहा था ना, कहानी सुनो। कहानी ये थी कि चीनी खरीदने गए थे, शॉप नंबर 2 की चीनी पसंद आई थी, शॉप नंबर 2 पे हम गए, पहला केस ये समझाया। अब दूसरा केस समझो। शॉप नंबर 2 पे गए, मैंने कहा थी कितनी बोरियां चाहिए, 100 बोरियां चाहिए। उसने कहा भाई साहब मिल जाएंगी, गोडाउन में पड़ी है, ले जाओ अभी निकाल दूं। उसने कहा सर मैं कहां से लेके जाऊंगा, मेरे पास कुछ सामान थोड़ी ना है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मुझे आप बताओ कि क्या कोई डिलीवरी का साधन है। अरे भाई साहब कैसी बात कर दी, आपको 100 बोरियां चाहिए, एड्रेस लिखवा दो, घर पहुंच जाएंगी, एड्रेस लिखवा दो, घर पहुंच जाएंगी। मैंने कहा वेल एंड गुड, एड्रेस लिखवा देता हूं, घर पहुंचा देना। बताओ कब पहुंचाओगे? सर मालिक टेंशन क्यों ले रहे हो, रात को 11 बजे आपके घर, 7 बजे टेम्पो निकलेगा, 7 बजे सारी डिलीवरी निकलती है, 11 बजे तक 10 बजे तक आपके घर पहुंच जाएंगे। उसने कहा बहुत बढ़िया, पैसे गिने, पेमेंट करी, एड्रेस लिखवाया, चल दिए। बात समझ में आई? अब इसकी डेफिनेशन समझना। पहले तो इसका टाइप समझो, इसका नाम क्या है। इन्हें बोलते हैं अनएसर्टेन गुड्स। अनएसर्टेन या बोलते हैं जेनेरिक गुड्स। समझना यहां पे क्या क्या हुआ। फिर से पहले टाइम, यहां पे भी जो भी बातें हुई एट द टाइम ऑफ सेल हुई, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
सर आप ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्यों लिखवा रहे हो, इसकी भी इंपॉर्टेंस बताऊंगा थर्ड में आते ही। यहां पे क्या हुआ समझना, क्या यहां पे गुड्स को आइडेंटिफाई करा गया? नो। आप कहोगे सर कर तो लिया, कौन सी चीनी चाहिए? अरे भाई आपने वो सिर्फ सैंपल देखा था। क्या देखा था? सैंपल। क्या आपने ये आइडेंटिफाई करा था कि कौन सी बोरियां हैं वो 100 जो गुड्स की मेरी होंगी, जो मेरे घर पहुंचेंगी, जो मैं अपने पास खरीद रख के बेचूंगा? नो। आपने सिर्फ क्या करा था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ध्यान से रखना, सेपरेटेड फ्रॉम दी, अच्छा ये इसके लिए ना बच्चों, यहां पे थोड़ी सी लाइन डाल देता हूं ताकि आपको 90 में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। एक मैंने सेग्रीगेशन की लाइन डाल दी है। एट द टाइम ऑफ सेल सिर्फ क्या करा है आपने, गुड्स आर डिफाइंड, आपने गुड्स को डिफाइंड करा है बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन। आपने सिर्फ गुड्स को डिस्क्राइब करा बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, nor they are separated, nor they are identified, nor separated. Sorry, neither they are identified nor separated. ना ही आपने उन्हें आइडेंटिफाई करा, ना ही उन्हें आपने सेपरेट करा। क्या बात समझ में आई? क्या बात में समझ में आई? समझना, फिर से समझाता हूं एक बार आपको, कंफ्यूज ना होना, ध्यान से देखना। आप पहले केस में गए, आपने 3 काम कर दिए अगर, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स, अगर उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी 100 बोरियां, इन 1000 में से मेरी कौन सी 100 है, उसे आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। उन 100 को निकाल लिया अलग, उसे सेपरेशन बोलते हैं। उन 100 को निकालने के बाद चेक कर लिया कोई गलत तो नहीं आई, उसे एग्रीड बोलते हैं। 3 काम कर लिए तो बल्ले बल्ले है, वो एग्जिस्टिंग गुड्स है और स्पेसिफिक गुड्स है। आप गए, आपने सिर्फ सैंपल दिखाया, देखो जी ये वाली चीनी की 100 बोरियां, उसने कहा जी डन, सेल तो आज हो गई, बट अभी बोरियां आएंगी कब? कब आएंगी? गुड्स आर डिफाइंड बाय सैंपल, और आपने सैंपल से डिफाइन करा, अभी शाम को आएंगी। अब इसी कहानी को आगे सुनो। अब शाम को दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार अपने नौकर को बुला के, इधर आओ भाई साहब, इस सैंपल की 100 बोरियां निकालो और फटाफट ट्रक में डालकर इस एड्रेस में भिजवा दो। शाम को यही करेगा दुकानदार, 100 बोरियां उसकी भिजवाएगा। अब इन गुड्स को बोलेंगे एज सर्टेन गुड्स। अब इन गुड्स को बोलेंगे एज सर्टेन गुड्स, समझना। अब एज सर्टेन गुड्स क्या थी? बार बार ये लिख रहे थे ना एट द टाइम, अब लिखो आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद हो रहा है ये सब काम। क्या काम हो रहा है? एक सेग्रीगेशन का तो लाइन बता देता हूं ताकि आप लोग कहीं इसके साथ में लिख दो। अच्छा थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूं, ऐसा करता हूं, मैंने कहा था ना चार्ट थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये। आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अब आपने क्या करा है? ए आइडेंटिफाई करा, भैया चाहे सेलर करे बायर, इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है। सेलर ने गुड्स को आइडेंटिफाई करा एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट करा, सेपरेटेड फ्रॉम दी लॉट। क्या एग्रीड होगा? अभी एग्रीड नहीं होगा क्योंकि बायर वहां पे उपलब्ध नहीं है, बायर अभी वहां पे नहीं है। ऐसे गुड्स को बोलेंगे एज सर्टेन गुड्स। ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे? एज सर्टेन गुड्स। फिर से सुनना, एक बार पूरी कहानी रिवाइज करा रहा हूं। जो गुड्स सेलर के पास अवेलेबल हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सिस्टिंग गुड्स। उन गुड्स को आपने, बायर ने आज खरीदा, आज आइडेंटिफाई करा, सॉरी आज मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट करा, आज आइडेंटिफाई करा, आज ही सेपरेट करा और अभी ही क्या करा? उसको एग्रीड करा, तो वो स्पेसिफिक गुड्स। आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो आज करा, बट सिर्फ उनको डिस्क्राइब कर दिया, डिफाइन कर दिया बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन, ना ही उन्हें आइडेंटिफाई करा, ना ही उन्हें सेपरेट करा। एज अनसर्टेन गुड्स, या उनका दूसरा नाम है जेनेरिक गुड्स।
अब आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट करके आ चुके हो, सेलर उसे आइडेंटिफाई करेगा, सेलर उसको सेपरेट फ्रॉम दी लॉट करेगा। कौन सी गुड्स? एज सर्टेन गुड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट इट डाउन एवरीथिंग, पूरी चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट अभी तो सिर्फ डेफिनेशन के रूप में है, आगे चल के इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अच्छे से इसे पढ़ो। ठीक है बच्चों, चले आगे, फिर से समझ लेना एक बार। तीन टाइप की गुड्स हैं, सेलर के पास है तो एग्जिस्टिंग गुड्स, सेलर के पास नहीं है, उन्हें अभी मैन्युफैक्चर करना है, परचेज करना है तो फ्यूचर गुड्स, परचेज करने के ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है तो कंटिंजेंट गुड्स। अगर वो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं और बायर ने उन्हें आज ही आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया और एग्री कर लिया, तो वो कैसे बन जाएंगी? स्पेसिफिक गुड्स। अगर बायर ने एट द टाइम ऑफ सेल सिर्फ उन्हें डिफाइन कर दिया है डिस्क्रिप्शन और सैंपल के थ्रू, तो वो कैसी गुड्स हो जाएगी? अनअसर्टेन गुड्स। अगर अच्छा, इन्हीं गुड्स को बाद में जब आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे, सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट कर लोगे, तो क्या बन जाएंगी? असर्टेन गुड्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो, अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने आपको पिछले सेशन में, पिछली क्लास में आपको दो चीजें समझाई थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आज ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आज ही सेल हुआ। सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अधिकार ट्रांसफर करना। एक था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट तो आज हुआ बट सेल फ्यूचर में होगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या था? आज ही कॉन्ट्रैक्ट, आज ही सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट आज बट सेल किसी फ्यूचर डेट में होगी। दो टाइप की चीजें बताई थी। इन तीनों गुड्स को लेकर किस गुड की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल हो सकती है? क्या बात समझ रहे हो मेरी? क्या फ्यूचर का एग्जिस्टिंग गुड्स की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकती है? इसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हो सकती है, इसकी एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पड़े हैं, जो मर्जी करो। क्या इसकी सेल हो सकती है? अब बात आ जाती है, इसकी सेल हो नहीं सकती। क्यों? अरे है ही नहीं भाई, जो चीज आपके पास है ही नहीं उसकी सेल कर दोगे? आपके पास खुद उसकी ओनरशिप नहीं है, क्या आप आगे सेल कर सकते हो? नो। इसका सिर्फ क्या हो सकता है? एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। सेम गोस फॉर दिस, सेल हो सकती है? नो। क्या हो सकता है? सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है। चलो, अब मैं सब कुछ रब कर रहा हूं बच्चों। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद गुड्स के टॉपिक में आपको किसी भी मॉड्यूल में बेयर एक्ट में इससे ज्यादा नहीं मिल सकता।
ठीक है बच्चों, ये हमारा टाइप्स ऑफ गुड्स का टॉपिक होता है खत्म। ठीक है, मैंने गुड्स के टॉपिक को अभी इसलिए करा दिया क्योंकि हम गुड्स के टॉपिक को ही पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, तो वो हमने कंटिन्यू करके टाइप्स ऑफ गुड्स क्या कर दिया, हमारा खत्म कर दिया। ठीक है, अगला टॉपिक लिखो बच्चों। अगला जो बहुत बच्चों के मन में डाउट भी होगा, उस डाउट को भी मुझे क्लियर करना है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ठीक है ना, या फिर इस टॉपिक की एक और हेडिंग बोल सकते हो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस। ठीक है ना, कोई सी भी हेडिंग बोल दो आप तो समझो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैं दोनों के रिलेशन में आंसर बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, पेपर में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्या है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? पिछली क्लास में बताया था, दो होते हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यहां दो चीजें हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और सेल हुई है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, यहां भी दो चीजें हुई हैं। क्या क्या? यहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एग्रीमेंट टू सेल की सेल करूंगा फ्यूचर में। सेल करूंगा कब? फ्यूचर में। ठीक है ना, इसके बीच में क्या करना है? डिफरेंस लिखना है। लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, अवेलेबल है, मैंने बुक में दे रखा है। आप लोग नोट्स खोलो। ठीक है ना, आप लोग वो नोट्स खोलो, उसी नोट्स में पढ़ लेंगे हम। आप लोग नोट्स खोलो, उसी नोट्स में पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पे मार्किंग कर लेना, वहीं पे मार्किंग कर लेना। देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेल में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेल में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखो, सेल में पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेल में दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट इमीडिएट बेसिस, ऑन इमीडिएट बेसिस, आज ही ओनरशिप का ट्रांसफर करना। एग्रीमेंट टू सेल में क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट फ्यूचर डेट, फ्यूचर में ट्रांसफर करना। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है ना, एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों तरफ से निभा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। ये है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी का मतलब जो अभी निभाना बाकी है। क्या ये निभाना बाकी है? यस, अभी सेल होनी बाकी है जो फ्यूचर में होगी। यहां पे ये जो पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है आगे से जुड़ा है, बट फिर भी आपको बताता हूं बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की इंपॉर्टेंस समझना। यहां पे रिस्क ऑफ लॉस किसका होता है? बायर का। समझना, मैंने गुड्स की सेल कर दी, गुड्स बायर के पास है, बायर के पास है। अब इन गुड्स पर डैमेज हो जाए, किसका लॉस? बायर का। क्यों? ओनरशिप किसकी है? बायर की। यहां पे गुड्स का डैमेज हो जाए, लॉस किसका? सेलर का, क्योंकि ओनरशिप अभी किसके पास है? किसके पास है? सेलर के पास। तो भैया जिसके पास ओनरशिप उसका लॉस। एक रूल होता है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। रूल होता है, रूल कहता है रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जिसका रिस्क जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। रिस्क फॉलो करता है किसको? ओनरशिप को। जिसका ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। आपने सेल कर दी, ओनरशिप दे दी, रिस्क बायर का। आपने सेल नहीं करी, रिस्क सेलर का। तो यहां पे रिस्क किसके पास? बायर के पास। यहां पे रिस्क किसके पास? सेलर के पास, या फिर उस पार्टी के पास जिसके पास गुड्स की ओनरशिप है। आगे देखो,
आगे देखो अगला पॉइंट बच्चों, अगर आपने सेल कर दी गुड्स की, अगर आपने गुड्स की क्या कर दी, सेल कर दी, गुड्स की आपने क्या कर दी, सेल कर दी, तो क्या आप बायर से पैसे लेने के लिए एलिजिबल हो? कि आपको बायर से पैसे मिलने चाहिए? आंसर इज यस, आपको पैसे मिलने चाहिए। अब बायर को आपको पैसा देना ही देना पड़ेगा क्योंकि वो आपसे गुड्स की ओनरशिप ले चुका है। आप कहोगे लाओ प्राइस दो, क्रेडिट सेल हो सकती है ना, प्राइस दो। बट अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा है, क्या आप उसे कह सकते हो मुझे गुड्स का प्राइस ही चाहिए? नो। अरे भाई अभी आपने ओनरशिप दी थोड़ी ना, अभी आपने सिर्फ क्या करा था, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट करा था। भाई यहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका था, सेल भी हो चुकी थी, तो यहां आपको वो प्राइस भी देगा। मैंने 100 रुपए के गुड्स बेचे थे, क्रेडिट, मुझे 100 रुपए तो चाहिए ही चाहिए। तूने मुझे लेट पेमेंट दी, नुकसान भी दे, डैमेजेस भी दे, लॉस पैसे भी दे, डैमेजेस भी दे। जहां पे सिर्फ आपको डैमेजेस मिलेंगे, प्राइस नहीं मिल सकता क्योंकि आपने अभी सेल करी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बायर आपको पैसा नहीं देता तो इस केस में पैसा भी देगा, डैमेजेस भी देगा, क्योंकि सेल हो चुकी है, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, मुझे से पैसा भी देगा और डैमेजेस भी देगा। जबकि यहां पे सिर्फ मैं उससे क्या ले सकता हूं, डैमेजेस ले सकता हूं, प्राइस कैन नॉट बी रिकवर्ड, प्राइस कैन नॉट बी रिकवर्ड। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन के दो और पॉइंट्स हैं, वो आपको चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाऊंगा तब यहां पे आके दोबारा करवाऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 2 के साथ उनका लिंकेज है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब कुछ डिफरेंस बिटवीन करने हैं, कुछ ऐसे डिफरेंस बिटवीन जो सेल से मिलते जुलते हैं। ये स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है ना। ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़नी है आपको, ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़नी है जो किससे मिलती जुलती हैं, सेल से मिलती जुलती ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है ना, सेल से मिलती जुलती क्या है, ट्रांजैक्शंस हैं। समझाना, सॉरी समझना 2 मिनट में समझा दूंगा। हेडिंग लिखवाता हूं अभी, डिफरेंस बिटवीन है ये, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार मैंने देखा है, तो ये डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में वो समझो। मैं समझा बोर्ड पे देता हूं, राइटिंग और सॉरी फिर अपना रीडिंग पोर्शन मुझसे कर लेंगे। 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन सेल एंड डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट। आपने पढ़ा होगा बेलमेंट क्या होती है, समझना। बच्चों, ए ने बी को ऑफर करी, मिस्टर बी अपनी कार सेल करना चाहता हूं, 5 लाख रुपए की, खरीदोगे? बी ने कहा जी बिल्कुल खरीदूंगा। बताओ कब आ जाऊं पैसे लेके? इस शाम को पैसे लेकर आ जाना और गाड़ी ले जाना। जो पर्सन सेल करता है उसका नाम सेलर, जो पर्सन बाय करता है उसका नाम बायर। बदले में ऑलवेज क्या मिलेगा? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं इसे? कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंसीडरेशन। अच्छा, कंसीडरेशन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी याद रखना। मैंने अभी तक ये पॉइंट बताया नहीं था, बता रहा हूं। कंसीडरेशन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, होली और इन पार्ट, मतलब पूरा मनी भी हो सकता है और पार्टली भी मनी हो सकता है। जैसे कि 5 लाख की गाड़ी बेचना चाहता हूं, 3 लाख रुपए कैश दे दे, 2 लाख रुपए का सोना दे दे, ऐसा हो सकता है सर? यस। कंसीडरेशन मनी होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपए की क्यों ना हो, तब भी वो सेल मानी जाती है, तब भी वो सेल मानी जाती है। हाँ, अगर 1 भी रुपया मनी नहीं है, मतलब पैसा था ही नहीं, कार के बदले सोना ही दे दिया 5 लाख का, तो वो सेल नहीं है, वो बार्टर हुआ, फिर एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? वो बार्टर, दैट इज कॉल्ड बार्टर। मैंने बताया था ना मनी में, रुपए दे के डॉलर ले लिए, बार्टर।
₹1 भी मनी का है तो दैट इज कॉल्ड सेल, कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या यहां तक की बात क्लियर? तो मैंने आपको बताया दो पार्टी होती है सेल में, फर्स्ट इज सेलर, फर्स्ट इज बायर, ठीक है ना। सेलर बायर को क्या क्या चीजें ट्रांसफर करता है ये सुनो। सेलर बायर को क्या क्या देता है? दो चीजें, ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, मेरे से बार बार बात मत पूछना। ओनरशिप मतलब अधिकार देता है कि आप अपने गुड्स के साथ कुछ भी करो, उसे यूज करो, फेंक दो, सेल करो, कुछ भी करो। और साथ में देता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब तो आप समझते ही हो। पोजेशन का मतलब तो आप समझते ही हो, फिजिकली किसी चीज को देना। तो दो चीजें देता है। बायर क्या देता है? बायर को मैंने बता दिया, वो आपको क्या देगा? कंसीडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, होली और इन पार्ट, बाकी जो मर्जी, ठीक है ना, पार्ट में कुछ भी दे सकता है। क्या यहां तक बात समझ में? अच्छा, एक बार बायर ने परचेज कर लिया, क्या वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है? नहीं। आपने कभी देखा गुड्स को? वो बात छोड़ देना, एक्सेप्शन, गुड्स खराब निकली, डैमेज निकली, वो एक्सेप्शन नहीं है, देख रहे हो। एक बार परचेज कर लिया, कांट रिटर्न द गुड्स। एक बार परचेज कर लिया तो आप गुड्स को वापस नहीं करोगे, अब वो गुड्स आपकी हो गई, ठीक। ये होती है सेल। ये कुछ बातें बताई मैंने, किससे जुड़ी? सेल से जुड़ी, ठीक है ना। ये बातें किससे बताई मैंने? सेल से जुड़ी। अब पेमेंट समझो, जिसको आती है वेल एंड गुड है, वरना एक बार मेरे कॉन्सेप्ट से समझो। ये है हमारे एक शर्मा जी, ये है हमारे कौन? एक शर्मा जी। बच्चों शर्मा जी बड़े परेशान हैं आजकल और भागे भागे पहुंचे वर्मा जी के पास। वर्मा जी से बोलते, वर्मा जी बहुत परेशान हूं। शर्मा जी ने बोला क्या? वर्मा जी ने पूछा क्या हुआ शर्मा जी, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मैं बैठा हूं। शर्मा जी, भाभी बहुत पीट रही है। वर्मा जी कह रहे भाभी? मेरी बीवी तुम्हें क्यों पीटेगी? अरे तुम्हारी भाभी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी भाभी? हाँ हाँ। शर्मा वर्मा जी ने पूछा क्या दिक्कत आ गई भाभी को, क्या कह रही है वो? अरे भाभी जी को एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना है, बट गाड़ी खराब पड़ी है, आपसे हेल्प चाहिए थी। क्या हेल्प चाहिए? वर्मा जी कुछ देर के लिए अपनी कार दे दो, भाभी को कहां ले जाऊंगा? लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊंगा। थोड़ी देर गाड़ी को क्या करूंगा? गाड़ी को, आपकी गाड़ी को यूज करूंगा और यूज करने के बाद आपको वो गाड़ी क्या कर दूंगा? रिटर्न कर दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा बना लिया, बस इतना ही काफी है। थोड़ी देर यूज करने के बाद गाड़ी को क्या कर दूंगा? आपको रिटर्न कर दूंगा। वर्मा जी ने कहा इतनी छोटी सी बात शर्मा जी, आपके लिए जान हाजिर है, ये तो सिर्फ गाड़ी है, ले जाओ। वर्मा जी ने गाड़ी दे दी। बताना, वर्मा जी ने शर्मा जी को गाड़ी की ओनरशिप दी कि पोजेशन दिया कि दोनों दिए? सिर्फ गाड़ी का क्या दिया? पोजेशन। यहां ओनरशिप, अधिकार भी, पोजेशन भी, सिर्फ पोजेशन। जो पोजेशन देता है, किसने पोजेशन दिया है? वर्मा जी ने दिया है, उसे बोलते हैं बेलर। जिसको दिया है उसे बोलते हैं बेली। जिसने दिया है बेलर, जिसको दिया है बेली। अच्छा कहना, क्या वर्मा जी इसके बदले कुछ कंसीडरेशन लेंगे, पैसा लेंगे? दोस्ती यारी में दिया भाई, नहीं लेंगे। विदाउट कंसीडरेशन करेंगे ये जो भी करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वर्मा जी का टैक्सी वगैरह का ही काम हो और वो पैसा ले लें। यस, आपका डाउट बहुत अच्छा है, आपके मन में अगर ये डाउट आया तो ऐसा हो सकता है कि वर्मा जी का एक बिजनेस हो और वो इसके बदले पैसे मांगे। ऐसा हो सकता है कि वो इसके बदले क्या ले? पैसा ले। यानी कि सर दोनों सिचुएशन बन सकती हैं, कंसीडरेशन के साथ भी और विदाउट कंसीडरेशन भी। हाँ, बेलमेंट होती भी दो तरह की हैं, जहां कुछ ना लिया जाए जैसे कि दोस्ती थी, या फिर कंसीडरेशन ली जाए, दोनों हो सकता है। बच्चों अगर कंसीडरेशन लिया है
सॉरी, अगर कंसिडरेशन नहीं लिया तो इसे बोलते हैं ग्रेचुटस बेलमेंट, और अगर कंसिडरेशन लिया है तो इसे बोलते हैं नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। दो टाइप की बेलमेंट सिखाई आपको मैंने, ग्रेचुटस कंसिडरेशन नहीं लिया जैसे वर्मा जी दोस्त से ले जा भाई, और नॉन ग्रेचुटस विद कंसिडरेशन। ये टॉपिक्स आगे हैं हमारे बिजनेस लॉ में हैं और डिटेल में समझाऊंगा, अभी सिर्फ डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अब डिफरेंस समझना, पहला पार्टीज नेम, सेलर बायर बेलर बेली, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्लस पोजेशन, ओनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पे कंसिडरेशन होगा ही होगा, वो भी इन टर्म्स ऑफ मनी ही होगा, मतलब 1 रुपया तो होना ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पे ग्रेचुटस भी हो सकती है और नॉन ग्रेचुटस भी, पैसा हो भी सकता है और पैसा नहीं भी हो सकता। आगे समझो, यहां पे गुड्स को रिटर्न कर देंगे यूज करने के बाद, जबकि यहां पे गुड्स को रिटर्न कर नहीं सकते। यहां रिटर्न कर देंगे, यहां रिटर्न कर नहीं सकते। एक और पॉइंट जो मैंने यहां लिखा नहीं है समझा देता हूं, यहां पे बायर चाहे तो आगे गुड्स को रीसेल कर दे जब उसका मन करे, उन्हें 5 लाख में खरीदी 6 लाख में रीसेल कर दे, बट क्या यहां पे शर्मा जी गुड्स को रीसेल कर सकते हैं? नो, ही कांट रीसेल द गुड्स। आगे एक और पॉइंट समझो, बायर अपनी गाड़ी को जैसे मर्जी यूज करे, उसको रैश ड्राइव करे, ठोक दे कहीं पे, कुछ भी करे उसके साथ, बट यहां पे शर्मा जी को गाड़ी वैसे ही इंस्ट्रक्शंस के साथ यूज करनी पड़ेगी जो वर्मा जी ने दी हैं। इंस्ट्रक्शंस मिलती है यूज करने की, हर गाड़ी में स्पीडोमीटर लगाया आपको 80 से ऊपर क्रॉस नहीं करना, ठीक है ना, कुछ भी ठोका पीटी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज की इंस्ट्रक्शन मिलेंगे आपको, वैसे ही यूज करनी है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ठीक है, नोट करो, फिर एक बार रीडिंग करवाता हूं। पॉइंट देखना डिफरेंस के क्या क्या है। पहला, ये डिफरेंस पॉइंट्स दिखा रहा हूं दोनों के, 1-1। दूसरा, नाम का डिफरेंस है दोनों जगह, यहां सेलर पाया है, यहां पे बेली और ये है। यहां पे गुड्स रिटर्न होंगी, यहां पे गुड्स रिटर्न नहीं हो सकती। एक्सेप्शन में मत जाना कि भैया खराब हुई, वो अलग बात होती है। यहां पे कंसीडरेशन होगा ही होगा, यहां पे विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकता है। और पांचवा आपको बताया यूज करने का, यहां पे मन चाहा यूज नहीं कर सकते, यहां मन चाहा यूज कर सकते हैं। यहां रीसेल हो सकती है, यहां रीसेल नहीं हो सकती। एक बार इसे नोट करो, फिर आपको रीडिंग करवाऊं। रीडिंग करो बच्चों, याद रखना बच्चों, हर चीज नोट करनी है। पेपर आपको जो मॉड्यूल मैंने दिया है उसमें सब कुछ रिटर्न तो मिल जाएगा, बट ये कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलेंगे बच्चों। याद रखना, ये चीजें ही माइंड में रहेंगी, याद दिलाएंगी आपको कि एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था, क्या समझा था। बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए स्क्रीनशॉट मत लेना। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट जो चीज फिजिकल लिखी हुई समझ आती है ना, वो स्क्रीनशॉट में मजा नहीं आएगा, याद रखना। तो एक बार मॉड्यूल खोल लो और देखो सेल और बेलमेंट की जो डिफरेंस दे रखा है। सेल में देयर आर 2 पार्टीज नोन एज सेलर एंड बायर, बेलमेंट में देयर आर 2 पार्टीज नोन एज बेलर एंड बेली। इन सेल देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है इमीडिएटली, देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली, बट इन बेलमेंट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, होती ही नहीं ट्रांसफर। अगला पोजीशन, क्या सेल में पोजीशन जरूरी है कि अभी जाए? नहीं सर, बाद में भी जा सकता है। आपने अभी पिछले टाइप्स में सीखा था, याद करो। शर्मा जी ने चीनी तो सुबह खरीदी थी, बट पोजीशन शाम को आया था, तो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है। पैसा अभी दे दिया, पोजीशन शाम को मिले, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। भैया पोजीशन का जो खेल है, गाड़ी अभी चाहिए तभी तो लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे इन द बेलमेंट पोजीशन इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। सेल में गुड्स आर नॉट रिटर्न, गुड्स आर नॉट रिटर्न, एक बार सेल हो गई, बायर गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता।
जबकि बेलमेंट में बेली हैज टू रिटर्न द गुड्स, बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स आफ्टर यूज। यहां पे कंसीडरेशन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, यहां पे कंसीडरेशन देयर कैन बी कंसीडरेशन, देयर कैन नॉट बी कंसीडरेशन। इफ देयर इज नो कंसीडरेशन इट इज ग्रेचुअस बेलमेंट, इफ देयर इज कंसीडरेशन इट इज नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। उसके बाद यहां पे मैंने बताया गुड्स को मनचाहे तरीके से यूज करो, साथ को आग लगा दो, डिस्ट्रॉय कर दो, रीसेल कर दो, बट यहां पे आपको गुड्स को एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन से यूज करना पड़ेगा। राइट, लिख लिया। बेलमेंट के बारे में और डीप स्टडी है, आगे पढ़ेंगे। कर दूंगा, आप एक बार फिर से देख लो, चीजें नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर बता रहा हूं मैं। कुछ भी चीज में कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मैंने टॉपिक का नाम इधर नहीं लिखवाया, आप लिख लेना। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। पेपर में क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आया तो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ठीक है ना। आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं मॉड्यूल में, मैंने अपने जो मॉड्यूल प्रोवाइड करा है उसमें सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। आप मेरे मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे, आप अपने हिसाब से भी पॉइंट्स लिखोगे, बस नोट इट डाउन कि जब आप पॉइंट लिख रहे हो तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो चीज होनी चाहिए वही लिख रहे हो। कई बार बच्चों लॉ में ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ भी इररिलेवेंट लिखते चले गए, रेलेवेंट लिखते चले गए, पोल साइंस की तरह इररिलेवेंट लिखते चले गए, नहीं, बिल्कुल कट टू कट चीज होनी चाहिए। टू पार्टीज आर देयर, सेलर एंड बायर, बस। अब इतनी कहानी निकली, सेलर इज द पर्सन हु सेल्स, बायर, इतना पॉइंट लिखोगे मिलेगा ही नहीं। कट टू कट, टू पार्टीज आर देयर, सेलर एंड बायर, टू पार्टीज आर देयर, बेलर एंड बेल। अगला, आज करिए हम सिर्फ डिफरेंस बिटवीन रहे हैं, ठीक है ना। पहले करा था सेल एग्रीमेंट टू सेल, सेल और बेलमेंट, अब थर्ड डिफरेंस बिटवीन सुनो। ये वाला डिफरेंस बिटवीन सेल और बेलमेंट से भी बढ़िया है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड, बताऊंगा अभी, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड, मैंने गलती कर दी, सेल मिटाना नहीं चाहिए था, सेल तो पिछले वाला सेम ही हो जाता सब कुछ, पिछले वाला सेम ही हो जाता सब कुछ, पर मैंने गलती से मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं, समझो, फिर से समझते हैं। फिर से एक बार लिखवाई है तो बच्चों, जो सब कुछ बताया ही है तो लिखना तो पड़ेगा ही मुझे सब कुछ। दो पार्टीज थी, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले रहा हूं। दो पार्टीज थी, ए और बी, ठीक है ना। ए गाड़ी सेल कर रहा था, बी गाड़ी बाय कर रहा था, ठीक है ना। ए बी को क्या क्या देगा, ए बी को दो चीजें देगा, क्या क्या, ओनरशिप और पोजेशन, ओनरशिप और पोजेशन, दोनों चीजें कब देगा, इमीडिएटली, नहीं सॉरी इमीडिएटली नहीं, ओनरशिप इमीडिएटली, पोजेशन आज भी दे सकता है, थोड़े टाइम बाद भी दे सकता है, ठीक है ना। और बी ए को क्या देगा, बी ए को क्या देगा, कंसीडरेशन, जो कि किसकी टर्म्स में होना जरूरी है, मनी के टर्म्स में होना जरूरी है। क्या बी गुड्स को रिटर्न कर सकता है, कांट रिटर्न, बी गुड्स को किसी भी बेसिस पर रिटर्न नहीं कर सकता। अच्छा, गुड्स की सेल होती है तो कोई टैक्स लगता है, यस, सेल्स टैक्स। पहले तो वैट लगता था, याद करो, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत पहले का, वैट लगता था, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, अब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब भी सेल होती है तो सेल के टाइम पर क्या लगता है, जीएसटी।
जीएसटी कब लगता है? एट द टाइम ऑफ सेल। जीएसटी कब लगता है? एट द टाइम ऑफ सेल। कोई डाउट इसके अंदर? सेल अभी सेल नहीं लिखा, गलती से मैंने रब कर दिया। अब अगली चीज जो समझाना चाहता हूं, हायर परचेज। जो समझाना चाहता हूं वो क्या है? हायर परचेज। एक सेकंड मुझे बच्चों मार्कर पे फिल कर दूं। अगली चीज जो मैं समझाना चाहता हूं, चलो बाद में कर दूंगा जब आप लोग नोट डाउन करोगे। हायर परचेज। अब हायर परचेज समझना सेम ही है। हायर परचेज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात तो समझ आती है ना आप लोगों को। सेल भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेलमेंट भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और हायर परचेज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज। एवरीथिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्ड फादर एक्ट, हायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है ना? समझो, ये है मिस्टर पिंटू। ट्रक ड्राइवर है, बहुत सालों से किसी मालिक का ट्रक चलाते हैं, बट अब सोच रहे हैं अब ट्रक बहुत चला लिया, नौकरी बहुत कर ली, अपना छोटा सा टेम्पो डाला जाए। अपना छोटा सा क्या डाला जाए? टेम्पो। बट इतना पैसा अगर होता तो भैया कब का डाल लेते, पैसा ही तो नहीं है। बट जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? देखो, मिस्टर पिंटू पहुंचे, मोस्टली ट्रक जो आते हैं बढ़िया टाटा के, ठीक है ना? किसके? टाटा। टाटा के ट्रक्स लेने पहुंचे। टाटा से कहा जी एक छोटा टेम्पो दिखा दो, कितने का है? टाटा वालों ने कहा जी टेम्पो का रेट है 20 लाख रुपए। इसने कहा जी मेरे पास तो 20 लाख नहीं है, मेरे पास सिर्फ कितना रुपया पड़ा है? मेरे पास तो पड़ा है जी सिर्फ 5 लाख। इसने कहा जी कोई बात नहीं, क्या घर अपना है? हाँ। क्या आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट है? है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोन मिल जाएगा। मिल जाएगा मालिक? हाँ बिल्कुल, हमारा कांटेक्ट है, हमारा बिल्कुल कांटेक्ट है, बहुत बढ़िया कांटेक्ट्स रखते हैं हम एचडीएफसी बैंक के साथ। जो भी ऐसे नीडफुल लोग आते हैं हम उनको एचडीएफसी बैंक से क्या दिलवा देते हैं? लोन दिलवा देते हैं। उनको एचडीएफसी बैंक से क्या दिलवा देते हैं? लोन दिलवा देते हैं। समझना? एक सेकंड रुको। ठीक है, एचडीएफसी बैंक से क्या दिलवा देंगे? लोन दिलवा देंगे। ठीक है, आप जाओ एचडीएफसी के पास, मैं उनको फोन कर दे रहा हूं, आप उनको क्या दे आओ? अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। ठीक है, मिस्टर पिंटू को अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी थे सब कुछ सबमिट करिए और ये 5 लाख रुपए दे दिए किसको? टाटा वाले को, बुकिंग कर दी। बाकी रिमेनिंग 15 लाख किसने दे दिया? जो रिमेनिंग 15 लाख था, रिमेनिंग 15 लाख एचडीएफसी बैंक ने दे दिया। और ये एचडीएफसी बैंक ले रहा किससे? मिस्टर पिंटू। क्या वो 15 लाख एक साथ देगा? नहीं, एचडीएफसी बैंक इनसे पैसा लेगा ईएमआई में। ईएमआई का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या बात समझ में आती है? जब मिस्टर पिंटू अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो बस डॉक्यूमेंट सबमिट करे, पैसा दे दिया, बात खत्म। नो, इन दोनों के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होगा जिसका नाम है हायर परचेज एग्रीमेंट। जबकि क्या यहां कोई एग्रीमेंट हुआ था? नो, ओरल सेल कर दी थी, ओरली हो गया था सब कुछ। हाँ, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर वगैरह होते हैं, वो बात अलग है बच्चों, तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर है। बट कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कोई यूज हुआ? नो, रिटर्न बात हो गई थी, ओ सॉरी ओरल बात हो गई थी। बट यहां रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा, दिस व्हिच इज कॉल्ड हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में लिखा होगा कि हमने 15 लाख रुपए दिए हैं, मिस्टर पिंटू को 15 लाख रुपए को ईएमआई में पे करना है, 5 साल तक मंथली इतनी ईएमआई आएगी। और अगर वो ईएमआई पे नहीं करी तो क्या करेंगे? एचडीएफसी बैंक इनके गुड्स उठाकर ले जाएगा। क्या बात समझ में? क्या कर लेगा वो? एचडीएफसी बैंक क्या, ये जो एग्रीमेंट होगा इसमें लिखी, सर ऐसा होता है? हाँ बच्चों,
आपकी कार उठा के ले जाएंगे, आपका टेम्पो उठा के ले जाएंगे। राइट क्या है? राइट क्या एचडीएफसी बैंक का देखना, राइट टू रीपोजेस, गुड्स को वापस ले लेगा। राइट टू रीपोजेस द गुड्स ऑन डिफॉल्ट। अगर आपने डिफॉल्ट करा तो आपको क्या कर देगा? आपके गुड्स उठा के ले जाएगा। अब पार्टीज के नाम सुनो। जिसने परचेज करी उसका नाम हायर परचेजर, जिसने सेल करी वो कौन? हायर वेंडर। यहां पे टाटा हायर वेंडर नहीं है, क्योंकि देखा जाए टाटा से एचडीएफसी बैंक ने परचेज करके सेल करी है, तो दिस इज कॉल्ड हायर वेंडर। इतनी बात तो आई है, सबको पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, यहां तक की बातें सबको पता है। मैं कुछ नया बताता हूं आपको। इतनी बातें तो आई है, सबको पता है। बच्चों ये जो राइट है ना कि रीपोजेस कर लूंगा मैं अपने गुड्स को, अगर डिफॉल्ट कर दिया, ये सिर्फ वेंडर के पास नहीं है, इसके पास भी है। इसके पास क्या राइट है बच्चों? इसके पास राइट है, राइट टू टर्मिनेट, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। राइट टू टर्मिनेट, right to terminate the contract by returning the goods। अब आप ये बात सुन के शॉक हो गए होंगे, सर ये भी गुड्स वापस कर सकता है? हाँ, होता है ऐसा। अगर आपके पास राइट है कि उसके गुड्स ले जाओगे, वो पैसा नहीं दे पाया, वो खुद भी मालिक मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूं इतना, आप अपने गुड्स को क्या ले जाओ? वापस ले जाओ। मान लो 1 साल तक मैंने चलाया, 1 साल बाद गुड्स वापस कर दिए। सर क्या पता 1 साल बाद ट्रक बहुत खराब हो गया, भैया वो सब की वैल्यू कैलकुलेट होगी। 1 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए थी और आज क्या वैल्यू है, उसका डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर वैल्यू ज्यादा है, मतलब वैल्यू ज्यादा है ट्रक की और मैं उतना पैसा दे चुका हूं, तो बराबर। अगर ट्रक की वैल्यू कम हो चुकी है तो मुझे और पैसा देना पड़ेगा, और ट्रक की वैल्यू ओवर है, मैंने ज्यादा पैसा दे दिया है, तो मुझे पैसा वापस ही मिलेगा। सब कुछ होगा, दोनों के पास राइट होता है। ये नई चीज बताई मैंने आपको, ऐसा होता है। क्या बात समझ में आती है? और बच्चों यही दोनों वो चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं, जो हायर परचेज एग्रीमेंट को एक यूनिक टाइप का एग्रीमेंट बनाती है। बाकी सब चीजें तो अगर आप देखो तो मोरओवर सेम सी लग रही होगी, सेल हो रही है, सेल हो रही है, ठीक है ना, दो पार्टीज हैं। यही पॉइंट ऐसा है कि बायर चाहे तो अपने गुड्स को वापस कर सकता है अगर वो नहीं दे पा रहा ईएमआई, और ईएमआई देनी बंद कर दे आगे की। सेलर चाहे तो अपने गुड्स को वापस हड़प लाएगा अगर आपने उसके पैसे पे नहीं करे। क्या बात समझ में आती है? आगे और चीजें समझो। यहां पे अब कुछ जगह नहीं बची है, और भी समझा रहा हूं, सुनते रहना। यहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी। क्या यहां पे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होगी? नो। क्या आपने पूरा पैसा दे दिया? नो। यहां ओनरशिप ट्रांसफर तब होगी जब लास्ट ईएमआई पे कर दोगे। अच्छा, क्या यहां पे गुड्स की रीसेल कर सकता है मिस्टर पिंटू? नो, रीसेल नहीं कर सकता। रीसेल कब कर पाएगा? तो सारी ईएमआई खत्म हो गई, ओनरशिप मेरे पास आ गई, तब मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, सेल कर पाऊंगा। बट यहां पे मैं सेल अभी कर सकता हूं क्योंकि गुड्स का ओनरशिप मेरे पास है। यहां पे देखा जाए तो आज पोजेशन मिला है, ओनरशिप नहीं मिली। आज पोजेशन मिला है, ओनरशिप नहीं मिली। यहां पे आज ओनरशिप मिली है, ओनरशिप आज ही मिली है। क्या डिफरेंस समझ आया? फिर से सर, यहां पे आपने बताया ओनरशिप ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई ट्रांसफर होगी, उसके बाद ही मिस्टर पिंटू गुड्स की रीसेल कर सकते हैं। यस, यहां पे ओनरशिप बायर को तुरंत मिल गई है, वो चाहे तो अभी गुड्स क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट इसके अंदर? फिर से देखो, यहां पे पार्टीज का नाम सेलर बायर, मार्कर से दिखा दो फिर से। यहां पे पार्टीज का नाम सेलर बायर, यहां पे हायर परचेजर, और यहां कंसीडरेशन मनी का है,
यहाँ भी कंसिडरेशन मनी का होगा, बट वो पे कैसे करी जाएगी? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रिटर्न करने का राइट आपको दिया गया है। यहाँ सब कुछ ओरली हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या बनेगा? हायर परचेज एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके गुड्स को हड़प के ले जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करा जाता। क्या कोई डाउट इसके अंदर? अब इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, आप लोग नोट करो, फिर आपको रीडिंग करवाता हूं एक बार। चलो बच्चों, नोट डाउन कर लिया? अब एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मॉड्यूल में दे रखा मैंने, पूरा पढ़ना चालू करो बच्चों। सेल के लिए अलग एक एक्ट बना हुआ है जिसका नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो पढ़ ही रहे हो। हायर परचेज का भी बच्चों एक अलग ही एक्ट है, ये भी प्रॉपर अपने एक एक्ट से चलता है जिसका नाम है हायर परचेज एक्ट, ठीक है ना। अगेन सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, ठीक है ना, इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। हायर परचेज में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन लास्ट डेट, और सॉरी ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई, ठीक है ना। यहां पे गुड्स का पोजीशन कब ट्रांसफर होता है? आज भी हो सकता है और कुछ टाइम बाद भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था, वही चीनी वाला याद करो। सेल अभी हो गई, ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो गई, बट आपका वो क्या होगा? पोजीशन बाद में ट्रांसफर होगा। यहां पे क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है गुड्स रिटर्न करके, लो गुड्स वापस पैसा दो? नो, एक बार खरीदिए वो आपके। बट यहां पे buyer has the right to terminate the contract by returning the goods and stop paying EMI। यही वो पॉइंट है जो हायर परचेज एग्रीमेंट को सेल से डिफरेंस बनाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्या बायर रीसेल कर सकता है गुड्स को? यस, बायर के पास गुड्स है, जैसे मर्जी यूज करे। सेलर सॉरी हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स अंटिल पेमेंट अंटिल पेमेंट इज कंप्लीटेड, जब तक पेमेंट पूरी नहीं हो जाएगी रीसेल नहीं कर सकता। फॉर्मेलिटीज, क्या यहां भी फॉर्मेलिटीज हैं? आप ये मत कंसीडर करना कि सर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। भैया ये फॉर्मेलिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं देता, सेल ऑफ गुड्स नहीं देता, ये फॉर्मेलिटीज मोटर व्हीकल एक्ट दे रहा है यार। वो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है कि हर गाड़ी को रजिस्टर करवाना पड़ता है जब भी उसकी सेल हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई फॉर्मेलिटी, सोगा में कोई फॉर्मेलिटी? नो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बातचीत करी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे फॉर्मेलिटीज है? यस, एक्ट कहता है रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ, ठीक है ना। हाँ, यहां पे भी वो आरटीओ वाला काम तो होगा ही होगा, लिखित नाम करा जाएगा, ये सब करा जाएगा, वो मोटर व्हीकल एक्ट कहता है। आगे क्या है? सेल्स टैक्स का पॉइंट। जीएसटी कब लगता है? सेल के टाइम पे, आप सब जानते हो, जब आप गुड्स खरीदते हो तभी तो जीएसटी लगता है। सेल आज हो रही है, जीएसटी अभी लगेगा। बट समझना बच्चों, यहां तो सेल कब हो रही है? सेल क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई। तो जीएसटी भी कब लगेगा? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट ईएमआई। सर पहली या बीच की ईएमआई में क्यों नहीं? अरे जीएसटी क्या होता है? ऑन सेल, जीएसटी इज लेवाइड ऑन सेल। सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इमीडिएटली आज ही हो रही है, तो आज ही जीएसटी का लगा दिया पेमेंट, जीएसटी दो। बट हियर द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन लास्ट डेट, दैट इज सेल इज हैपनिंग ऑन द लास्ट डेट, देन जीएसटी इज लेवाइड ऑन द लास्ट डेट।
क्या बात समझ में आती है? तो यहाँ हमारा सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस होता है खत्म। सेल और हायर परचेज के बीच का डिफरेंस होता है खत्म। ठीक है, आज की हमारी क्लास भी इसी के साथ होती है बच्चों खत्म। आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? डिफरेंस बिटवीन ही पढ़े हैं हमने। आज पहले टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ा, फिर डिफरेंस बिटवीन ही पढ़े, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, सेल, बेलमेंट, सेल एंड हायर परचेज। तो आज का सेशन यही होता है बच्चों खत्म। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।